अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तारीख पर तारीख दे रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है, ताहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का हुक्म भी दिया। कल तक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे थे कि अगर ईरान ने मुज़ाकरात ना किए तो मैं और मेरी फौज तैयार है, हम ईरान पर हमला करके उसके पुल, तवानाई के मराकज़ और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके ईरान को पत्थरों के दौर में धकेल देंगे। और इसी जोम में अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ की न सिर्फ नाकाबंदी की बल्कि एक ईरानी बहरी जहाज़ को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए और ईरान ने मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए ये कहकर इनकार कर दिया कि अमेरिका मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ की नाकाबंदी और ईरानी जहाज़ को कब्जे में लेना सीज़ फायर की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। लिहाजा जब तक नाकाबंदी ख़त्म नहीं होती तब तक मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए तैयार नहीं। जबकि ईरान ने भी आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ में मौजूद 2 अदद बहरी जहाज़ अपने कब्जे में ले लिए हैं। ईरान के मुज़ाकरात की टेबल पर ना आने के ऐलान के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कहने पर ईरान पर हमला नहीं कर रहा और ये तौसी इस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता तजवीज़ पेश नहीं की जाती। और अब से कुछ देर पहले बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ये जो तजवीज़ है या ये जो सीज़ फायर में एक्सटेंशन है ये 3 से 5 दिन के लिए है। ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका ने ईरान के साथ जंग छेड़कर बड़े पैमाने पर अपना नुकसान किया है और वो जो कुछ भी करके इस जंग से निकलना चाहता है, मगर जंग से फरार भी वो अपनी शराइत पर चाहता है, जिसके लिए ईरान तैयार नहीं दिखाई देता। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए तैयार है। अगर वो नाकाबंदी ख़त्म कर देता है तो शायद मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द शुरू हो जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या जुमे के रोज़ ईरान और अमेरिका एक बार फिर अब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे या फिर नहीं, और क्या ये टेबल पाकिस्तान में ही सजेगी या फिर कहीं और, इस पर बात करेंगे। हमें पैनल पे ज्वाइन किया है रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ने, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। इनके साथ साथ तज्ज़ियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर गुल आयशा भट्टी भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगी। तीनों का बहुत शुक्रिया। फैसल शाह साहब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रंप साहब ने कल जो बयान दिया और वाइट हाउस ने जो एलामिया जारी किया, जिस पे साफ साफ ये कहा गया ट्रंप की तरफ से भी और वाइट हाउस की तरफ से भी कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के कहने पर जो सीज़ फायर है, जो ट्रूस है, उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, पर उसमें कोई डेडलाइन नहीं दी गई थी। कहा यह गया था कि जो तजवीज़ पेश की गई है उसकी कामयाबी तक के डायलॉग्स तक जो है वो हम ये बरकरार रखेंगे। अब से कुछ देर पहले ट्रंप ने जो है बाकायदा 3 से 5 दिन का ऐलान किया है। स्टिल नॉट क्लियर, क्योंकि 3 है या 5 है, वी डोंट नो। तो आप ये क्या देख रहे हैं कि जुम्मा बीच में पड़ रहा है, ये 3 और 5 के बीच में, तो जुम्मे को मुज़ाकरात की राह है? बहुत शुक्रिया मुझे फरवा प्रोग्राम में लेने का। बिल्कुल है, उम्मीद बिल्कुल है। जब से सीज फायर हुई है उम्मीद तो जब से है, और पाकिस्तान जब से इस प्रोसेस का हिस्सा बना है, मुझे तो बहुत कवी उम्मीद है जब से। देखिए, 21 तारीख तो सीज फायर की डेडलाइन थी जो अमेरिका ने दी थी, लेकिन एक और डेडलाइन भी है जो कि आप समझ सकते हैं कि एक सेकेंडरी डेडलाइन है जहां तक मुज़ाकरात अमली तौर पे इस वक्त भी जा सकते हैं, और वो है 26 अप्रैल, जो कि इजराइल और लबनान के बीच में हुई हुई है। तो गालिब इम्कान यही था कि अगर 21 वाली गुजर भी गई तो 26 तक तो जरूर इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बातचीत है वो दोनों का इस वक्त जरूरत भी है, उनकी नीयत भी नजर आती है। द ओनली थिंग इज के 3 चीजें मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्क इस वक्त परसू कर रहे हैं बहुत जाफिशानी से। पहली चीज ये है कि दोनों ये चाहते हैं कि क्योंकि बातचीत अब आगे बढ़ रही है, दुनिया इस चीज से परेशान है, सबकी कोशिशें हैं कि कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हो जाए, तो दोनों मैक्सिमम कंसेशन चाहते हैं एक दूसरे से, और ये भी पता है कि कंसेशन देंगे नहीं एक दूसरे को, तो इसलिए ब्रिंकमैनशिप का भी मुजाहरा किया जा रहा है। आप देखें कि सीज फायर लगते ही तो ट्रंप साहब ने ब्लॉकेट लगा दिया
नाकाबंदी कर दी, जो कि टेक्निकली एक्ट ऑफ वॉर है, और ईरान के पास ये हक महफूज है कि वो उस ब्लॉकेट को तोड़े, उस नाकाबंदी को तोड़े, और अगर वो तोड़ता है तो इसका मतलब है कि लड़ाई होगी, तो सीज फायर तो ब्रीच हो गया। अच्छा, फिर दूसरी दफा उन्होंने जो जहाज ईरान का पकड़ लिया, वो एक दोबारा एक ब्रीच कर दिया सीज फायर का। उसके अलावा वो अपना जॉर्ज डब्ल्यू बुश यूएस कैरियर जो है उसको भी इस थिएटर में लेकर आ रहे हैं। तीसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो मेडिटेरेनियन में था, जेरल्ड फोर्ड, वो भी रेड सी में सुना है आ गया, और वो भी इस थिएटर में आ रहा है। तो जब आप एक मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं और आप अच्छी उम्मीद कर रहे हैं, तो फिर आप इतना फौज क्यों बिल्डअप कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे, आप क्या दिखाना चाहते हैं ईरान को? दूसरी चीज जो ये दोनों ममालिक चाहते हैं, अच्छा, फिर इसके नतीजे में आपने देखा कि ईरान ने जो अपना हुर्मुज़ है उसको दोबारा कंट्रोल कर लिया, और फिर आज उसने 2 जहाजों को कॉन्फिस्केट भी कर लिया है, उनको ले गए हैं वो अपने हार्बर में कि जी इन्होंने नेविगेशन की खिलाफ वर्जी की है, तो हम इनको पूछगछ करेंगे। तो रिएक्शन आ रहा है ईरान की तरफ से। अच्छा, दूसरी चीज जो ये चाहते हैं, वो चाहते हैं डोमेस्टिक सपोर्ट। देखें, ये फरवा याद रखने की जरूरत है कि ये डील अगर ढीली हुई किसी भी तरफ से, तो उसकी रिजीम चेंज हो जाएगी। ये इतना सेंसिटिव मामला बन गया। तो अगर ये ईरान अपनी डील ढीली करता है, तो ईरान की वो रिजीम चेंज हो जाएगी। कि अगर थोड़ा सा भी टर्न और ट्विस्ट हुआ, तो ईरान में आप भी फरमा रहे हैं कि रिजीम चेंज हो जाएगी। दोनों तरफ अगर so you're referring to midterm elections also? जी वो भी आ रहे हैं। तो अमेरिका की भी पूरी कोशिश है कि डील वो हो जो मैं चाहता हूं, जो मैं बेच सकूं अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को, वरना मिड टर्म इलेक्शंस गए और उसके बाद अगर डेमोक्रेट्स आते हैं तो इम्पीचमेंट तो है ही है। इंटरेस्टिंग। तो डील अगर डीली दोनों किसी भी तरफ से हुई तो उसकी रिजीम जा सकती है। तो इसलिए बड़ा सेंसिटिव मामला है, बहुत देख के चलने की जरूरत है। और तीसरी चीज है कि इन्होंने एक नोशन ऑफ विक्ट्री क्राफ्ट करना है। जब भी कोई जंग अपने खात्मे की तरफ जाती है तो जो फरीकैन होते हैं वो नोशन ऑफ विक्ट्री क्राफ्ट करते हैं, ताकि आने वाले कई दिहाइयों तक दुनिया याद करे कि ये जो जंग हुई थी इसमें फला मुल्क ने क्या किरदार अदा किया था और किस तरह से वो उसमें से बाहर निकला था फातेह बन के। तो ये बेसिकली इस वक्त है, और इसके लिए ये ब्रिंकमैनशिप और प्रेशर टैक्टिक्स इस तरह की चीजें चल रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि जुम्मे तक जरूर बातचीत शुरू हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ अगर अमेरिका ब्लॉकेट को या तो उठा ले या उसको इनइफेक्टिव कर दे। यानी वो अगर लगा हुआ भी है तो वो कार्रवाइयां ना करे जो वो कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ईरान टेबल पे आ जाएगा। और फिर अगर आगे प्रोग्राम में आप मुझे मौका देंगी तो मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगी। लेकिन जो आपने 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं डॉक्टर साहिबा, मैक्सिमम कंसेशन, उसके बाद रिजीम चेंज बोथ साइड्स, क्योंकि ये खतरा है एज पर फैसल शाह साहब, और फिर विक्ट्री क्लेम करना। अच्छा, नॉर्मली तो जंग में हमने देखा, बाय द वे आज आपको याद होगा कि पहलगाम के फॉल्स फ्लैग की भी एनिवर्सरी है, वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ से काम शुरू हुआ था गुज़श्ता साल और फिर कैसे भूखी खाना पड़ी थी। बट इसमें तो बड़ा क्लियर था कि भारत हैड नो विटनेस और एविडेंस टू शो द वर्ल्ड, और फिर उस पर जो उन्होंने किया इम्पोज की, फिर जो हुआ वो दुनिया ने भी देखा। बट अभी सिचुएशन डिफरेंट है। बोथ पार्टीज जो है दे वांट अ फेस सेविंग सिचुएशन which probably would be given अगर कोई टेबल पे बैठता है। बट इन तीनों पॉइंट्स को आप कैसे देखती हैं? कंसेशन में डू यू थिंक कि ईरान इज प्लेइंग गुड कार्ड्स? थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान को कुछ चीज़ों में कंसेशन देनी चाहिए और वो ज़रूरत भी है उसके लिए। अभी मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी रिजिडनेस है, क्योंकि अगर बार बार एक तरफ से आपके लिए कंसेशन आ रही है और वो बार बार टेबल पर आप को बुलाकर डिस्कशन चाहते हैं, तो ईरान की तरफ से मुझे लगता है स्लाइटली रिजिडनेस ज़्यादा है। शायद वो एक्सपेक्ट भी बहुत कुछ कर रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि अगेन के दे हैव द पब्लिक एट होम, और उनको भी उन्होंने देखना है, उसको भी केटर करना है। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आती है वो ईरान की लीडरशिप में भी मुझे एक डिवीजन नजर आती है। जैसे पासदाराना इनकलाब जो है उनमें और जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो पार्लियामेंट, उसमें मुझे फर्क नजर आता है। उनकी जो स्टेटमेंट्स आती हैं उसके अंदर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे पासदाराना इनकलाब है ना, वो दे आर मोर। बट आप नहीं समझती वॉर के अंदर इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटजी व्हेन यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ लाइव्स, इंपॉर्टेंट लाइव्स, तो ये गुड कॉप बैड कॉप वाला एक ईरान के लिए काम कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद ऐसा, मुझे ऐसा लगता है, दैट्स माय ओपिनियन, कि मुझे लगता है कि ये हो, दे आर नॉट प्लेइंग दैट, बट ये उनके अंदर के रिफ्ट है।
और वो ओके। रिफ्रेस्टी भी क्रिएट हुई है कि ये अब ये दो मुख्तलिफ पार्ट बन गए हैं ईरान में। एक चाहता है कि डील होनी चाहिए और वो डील वो है जो फॉरेन मिनिस्टर उनकी उनकी स्टेटमेंट्स में भी हमने देखा, हमने उनके पार्लियामेंट में भी देखा कि दे आर स्लाइटली टिल्ट हैं उनके कि हाँ कुछ बैठ के बात कोई बीच का रास्ता निकले, देयर शुड बी सम जीरो सम का कोई सिचुएशन क्रिएट हो। लेकिन जो पासदारान इनकलाब है जो कि आप देखते हैं कि बाकिर कलीबाफ को आप देखते हैं उनकी तरफ से रिजिडनेस आती है और वो शायद इसलिए भी है। अगर आपको याद हो कि जब ईरान की जब ये लीडरशिप की डिकैपिटेशन की थी अमेरिका ने, तो हम उस वक्त भी बात करते थे कि ये जो आपने डिकैपिटेशन लीडरशिप की है ना, ये वो थे जो फिर भी आपसे आकर बात करना चाहते थे, फिर भी उन्होंने आप निगोशिएशन वो आपके साथ न्यूक्लियर डील पे भी करना चाहते थे, बाकी इश्यूज पे भी करना चाहिए थे। उनके जाने से नीचे हार्डलाइनर आए हैं। अब वो हार्डलाइनर जब ऊपर आए और कुछ उनके हालात भी ऐसे हैं, ऑब्वियसली ग्रीवियंसेस भी हैं वहाँ पर मौजूद और पब्लिक सेंटिमेंट्स भी ऐसे हैं, तो वो नहीं चाहते कि कोई बीच का रास्ता, वो चाहते हैं कि अब हमारी सारी डिमांड्स मानी जाए। लेकिन जब आप वंस यू आर ऑन द निगोशिएशन टेबल ना, और आप जब एक जंग का सोल्यूशन चाह रहे होते हैं, तो फिर आप दोनों पार्टीज को देखते हैं, उनको कहीं कुछ उनको कंसेशन करना पड़ता है, कहीं इन पे कंसेशन करना पड़ता है। एक तो ये प्रॉब्लम है जो ईरान के अंदर की रिफ्ट मुझे लगता है कुछ अर्से बाद और ज्यादा खुल के सामने आएगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इनके दरमियान में ना, वो कम्युनिकेशन का चैनल जो है ना वो बहुत स्लो है। देखिए बाकिर कलीबाफ का जो कांटेक्ट होता है वो मुज्तबा खामनाई से वो ही बात कर रहे हैं, और जितनी देर में उनकी बात वहां तक पहुंचती है, इतना स्लो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का कि तब तक हालात यहाँ बदल चुके होते हैं। तो वो जो सुप्रीम लीडर जो है ना, उनका सारा रोल उनका है, लेकिन जो निगोशिएशन टीम है उन तक जब वो मैसेज आता है तो चीजें बहुत सारी चेंज हो जाती हैं, और वो स्लो प्रोसेस जो है वो और भी ज्यादा हालात को जो है ना वो लेकिन चेंज कर इसको रहा है। इसको तो फास्ट ये प्रोसेस भी में डॉक्टर साहब कन्वर्ट करने में भी तो इट्स वेरी रिस्की, बिकॉज वी ऑल नो के बिल्कुल हाँ नहीं, उसमें भी कम से कम ये एक पेज पर आ जाए ना, वो एक पेज पे भी नहीं आते और कम्युनिकेशन भी इनकी आपस में भी स्लो है। ठीक और है। हमारे जब गए हुए थे हमारे फील्ड मार्शल हमारे जी फील्ड मार्शल जब वो गए हुए थे, तो वो ये जब उनकी डायरेक्ट मीटिंग्स हुई थी, तो उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि ये इनके यहाँ कम्युनिकेशन का ये प्रॉब्लम है। तो ये इनका ईरान का इंटरनल इशू है जो सामने आ रहा है, और ये इंटरनल इशू वहाँ पे मिस्टर ट्रम्प भी फेस कर रहे हैं, लेकिन जरा और सिनेरियो में करें। ऑब्वियसली वो जिस मागा के कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे, उसमें इन्फ्लेशन को खत्म करना, या उसमें वो बात कर रहे थे कि बहुत सारी हमें पब्लिक को कंसेशन मिलेगी, और उसी एंड देन ओबामा की स्टार्ट की हुई जो यूक्रेन वॉर का वो कहते थे, और फिर वो गजा की वॉर का कहते हैं कि मैं इसको खत्म करूंगा, लेकिन यहाँ आके उन्होंने एक नई वॉर स्टार्ट कर दी है। ठीक है। तो अब वो तो पूरी दुनिया के सामने डॉक्टर साहिबा के डोनाल्ड ट्रम्प साहब पीस मॉन्गर नहीं है, वॉर मॉन्गर ही है, एंड टू गेट दैट पीस नोबेल उनको वॉर स्टार्ट करनी है। मैं बिफोर मूविंग टू एवीएम साहब, एडमिरल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, आप वो ऐड कर ले तो मैं फिर एवीएम साहब की तरफ यही सवाल मूव करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया फरवा, आपने मुझे दोबारा मौका दिया। मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूं जो डॉक्टर गुले आयशा ने कहा है। बहुत ही मुअद्दबाना तौर पे मैं उनसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करना चाहता हूं कि वो कहती हैं ईरान को कंसेशन देने चाहिए। अच्छा, मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूं, आप बताइए कि ईरान को कंसेशन देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। अगर आप ईरान और यूएस की दोनों की डिमांड्स में को एनालाइज कर लें तो आपको एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। ईरान की जितनी भी डिमांड्स हैं या अभी तक जितने भी एक्शंस हैं, वो किसी न किसी इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क के अंदर फॉल करते हैं। वो किसी न किसी चार्टर के अंदर हैं, किसी न किसी रिजीम के अंदर हैं। यानी यूएन चार्टर को वो रेफर करता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी को करता है, वो एनपीटी को रेफर करता है। तो कोई ना कोई ऐसी चीज है, उसके तमाम एक्शंस और डिमांड जो किसी ना किसी रिजीम में कवर हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप यूएस को देख लीजिए, तो यूएस की जितनी भी डिमांड्स हैं और जितने भी एक्शंस हैं, यानी वॉर स्टार्ट करने से पहले से लेकर अभी तक जो डिमांड्स हैं, इवन ब्लॉकेड भी है और जो मिलिट्री बिल्डअप भी है, ये किसी कानून के दायरे में नहीं आते, ये मावरा कानून चीजें। अच्छा, अब आप कहती हैं कि ईरान कंसेशंस दे दे। ठीक है जी, ईरान कंसेशंस दे दे और एक मुआहिदा कर ले यूएस के साथ जो यूएस चाहता है। यूएस बातचीत बाय द वे नहीं कर रहा है ईरान के साथ, वो डिक्टेशन कर रहा है ईरान के साथ, और वो चाहता है कि ईरान को जो वो डिक्टेट कर रहा है, ईरान वो मान ले तो मुआहिदा हो जाएगा, अगर ईरान नहीं मानेगा तो मुआहिदा नहीं होगा। ये यूएस का स्टांस है। तो अगर वो ईरान मान भी लेता है, आप मुझे ये बताइए कि क्या कल किसी और मुल्क के खिलाफ बगैर किसी जवाब के जारियत नहीं हो सकती? क्या कल किसी और मुल्क के ऊपर ये नहीं कहा जा सकता हमें आपकी रिजीम पसंद नहीं है? मैं आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है कि एक तरफ लीगल मामलात हैं जो कि ईरान
अंडर और दूसरी तरफ sanctions इलीगल है। और इलीगल है। और एक जी मिनट और मुझे दीजिएगा, ये जो आईआरजीसी और पॉलिटिकल लीडरशिप, इसमें एक या क्लर्जी और पॉलिटिकल लीडरशिप, इसमें जो एक रिफ्ट की बात की जा रही है, देखिए मैं समझता हूं कि ये एक प्रोपेगेंडा है जो कि किया जा रहा है। मैं ईरान में खुद रहा हूं और इन दोनों में हमेशा से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है बहुत सारी चीजों में। लेकिन इस वक्त मैंने आपको बताया ना कि अगर ये डील उस तरह से नहीं की गई जिस तरह से ईरान चाह रहा है, यानी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अंडर रहते हुए, क्योंकि ईरान ये समझता है कि अगर इंटरनेशनल सिस्टम में हम करेंगे तो हमें एक इंटरनेशनल गारंटी मिल जाएगी। अगर हम सिर्फ यूएस के साथ डील करेंगे उसकी टर्म्स पे, तो फिर हमें कोई गारंटी नहीं और मिलेगी। यही तो वजह ईरान है, ये चाहता अब कि यू जैसे वेरी राइट एडमिरल साहब, यही वजह है कि पाकिस्तान वो नहीं बीच कर में रहे हैं। मौजूद है। और सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान बीच में मौजूद है, एवीएम साहब, पाकिस्तान के मौजूद होने का सबूत जो है वो ये है कि चीन मौजूद है, रशिया मौजूद है। इसमें जो यूरोप के ममालिक हैं वो अगर पाकिस्तान की इस एफर्ट को पसंद कर रहे हैं या मोतरफ हैं, फ़ोन आ रहे हैं वज़ीर आज़म को, तो वो इनमें इन्वॉल्व हैं। इसमें किसी हद तक गल्फ़ के कुछ ममालिक इन्वॉल्व हैं, सऊदी अरेबिया के साथ अगर बात हो रही है वो इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब है कि जो ईरान चाह रहा है, जैसे कि रियर एडमिरल साहब ने भी बात की है, तो इन्वॉल्वमेंट थ्रू पाकिस्तान हो रही है। विटनेस पाकिस्तान है, मीडिएटर पाकिस्तान है, गारंटर भी पाकिस्तान है। हम चले यूं कह लेते हैं, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। बट आपको किस हद तक समझ आ रही है जो कंसेशन वाली बात डॉक्टर साहबा ने भी की है, जिसपे वजाहत थोड़ी सी डिसेंट किया है रियर एडमिरल साहब ने, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? थैंक यू फॉर वो। बात ये है कि देखिए इस वक्त जो है ना, इन सब हकायक पे कि मिलिटरीली कौन जीता है, पॉलिटिकली कौन जीता है, किसको फायदा होगा, इस वक्त ईगो भी देखिए, उसको आप एक्सक्लूड ना करें। दोनों मुल्कों के लीडरान की ईगो जो है ना वो मैटर कर रही है। कोई मुल्क नहीं चाहता कि उसकी हार डिक्लेयर हो या वो किसी एग्रीमेंट साइन करने में उसका कमज़ोर मौक़िफ़ नज़र आए। देखिए ये दुनिया अल्लाह मियाँ ने बनाई ही बड़ी अनस्टेबल है। यहाँ वो जंगल का कानून जो हज़रत आदम के दौर से चला था ना, वो आज भी लागू है। हर 5-10 साल बाद एक ताकतवर जैसे मुल्क अल्लाह ने दूसरे तो पे चढ़ जाता है। स्टेबिलिटी के साथ बनाई थी, अल्लाह ने तो पहाड़ों की नोकें भी स्टेबिलिटी के साथ बनाई है, हमने उसे स्टेबिलिटी की तरफ देखिए आप मुझे बात करने दीजिए। देखिए इंसान में जो फितरत अल्लाह ने डाली है उसमें माइट इज राइट, जंगल का कानून, और अल्लामा इकबाल ने उसको अपने अशार में कहा है, वो तीनों मुल्कों पे आता है। कि अरब्स पे आता है कि आ तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सना अव्वल ताउस और रबाब आखिर। आप इस तरतीब को उलट देंगे तो वो हाल होगा जो आज अरब्स का है, जो अपनी सिक्योरिटी के लिए पैसे देते हैं, वही अमेरिका वो पैसा इंडस्ट्री में लगा के इसराइल को स्ट्रॉन्ग करता है और वो इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होता है। ये जो सिक्योरिटी पैक्ट्स हैं, मुझे बताएं अमेरिका ने किस मुल्क के खिलाफ इन अरब कंट्रीज को बचाना है? इन्होंने तो अपनी बनाई थी सिक्योरिटी अगेंस्ट इसराइल, बिकॉज इसराइल सिंस 1967 वो एग्रेसर के रूप में है। जब चाहता है गोलान हाइट्स पे कब्जा कर लेता है, जब चाहता है लेबनान में बंदे मार देता है, जब चाहता है वो इजिप्ट के सिनाई डेजर्ट में को कर लेता है। वो जंग नहीं हुई उसके 73 के बाद, लेकिन वो जो ताकत का इजहार है वो अनकंट्रोल्ड है, इसराइल का भी और अमेरिका का भी। अमेरिका इस जोन में था कि जो वेनेजुएला में उसने 45 मिनट में किया, वही हाल 2-3 दिन में ईरान का हो जाएगा। देखिए मैं बताऊं आपको, ईरान की विक्ट्री है इसमें और अमेरिका की ये बड़ी वाज़ेह शिकस्त है। मिलिट्री टर्म्स में एडमिरल साहब विल सपोर्ट मी, आई थिंक, कि आप जिन ऑब्जेक्टिव से जंग स्टार्ट करते हैं वो अगर आप अचीव ना कर पाए तो यू हैव लॉस्ट द वॉर। ये किसी भी जंग पे आप अप्लाई करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स भी तो होने चाहिए। दे हैड नो ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम द बिगिनिंग। अमेरिका ने तो डिफाइन किया था रिजीम चेंज, वो फेल हो गया है। अमेरिका समझ रहा था 2-3 दिन में इसराइल और अमेरिका का मिल के ईरान को सरेंडर करवा देंगे। उसने 40 दिन मुंह तोड़ जवाब दिया इनको और आज भी वो डटा खड़ा है। तो उस लिहाज से मिलिट्री टर्म्स में, पॉलिटिकल टर्म्स में ईरान इज द विक्टर। ये ना अमेरिका से हजम होगी ना अरब से हजम होगा। तो इसलिए दूसरी चीज़, ये कितना बड़ा जुल्म है कि 1979 में जस्ट बिकॉज अमेरिका की पसंद की गवर्नमेंट नहीं आई उस पर सैंक्शंस लगा दी। आज तक वो मतलब इतने करोड़ अवाम उन सैंक्शंस में रह रहे हैं, वहाँ मिजरी है, उन्होंने खुद सर्वाइव करना सीखा है। तो इसलिए देखिए ये मज़ाकरात तो लंबे चलेंगे, बिकॉज वो हेनरी किसिंगर कहता है जब आप मज़ाकरात करें तो मेंटेन अनरीजनेबल स्टांस। अगर आपने 100 रुपये देने, आप क्लेम 1000 रुपये करें, ताकि वो कहे नहीं मैंने तो 100 रुपये देने, वो कहता अच्छा दे दो फिर। तो ये अच्छा। दूसरी चीज़ हेनरी किसिंगर कहते हैं कि आपके पास
एक वर्ड वरना होना चाहिए कि आप ये मेरी बात माने वरना। वो अमेरिका एक अनजस्टिफाइड तरीके से ये वरना वाला है एलिमेंट जिसमें नाकाबंदी की हुई है। अगर ईरान चाहे और अगर उसमें कैपेसिटी है, अगर वो रिस्क ले, तो इनके एक दो जहाज को वो मिसाइल मार दे और उनको जनाब वो फिर जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि अमेरिका को भी एक ऑनरेबल एग्जिट चाहिए। लेकिन इसमें दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप गालिबन तीनों ने ही ऑलमोस्ट डिस्कस किए, कवर किए हैं। मैं उस पर थोड़ा सा डिटेल में ब्रेक से वापसी पे गुफ्तगू करना चाहूँगी। प्लस जो पाकिस्तान का रोल है और जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, अभी भी जुम्मे की बात जो है वो की जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी पूरी उम्मीद दिखाई देते हैं, वो कंसेशन वाली बात भी हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। बट इसमें एक सोचने वाली बात यह है, अतातार साहब की तरफ से वो ट्वीट आना, ईरान की लीडरशिप की तरफ से बजिद हो जाना और फिर ट्रंप साहब का एक्सटेंशन की तरफ पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे जाना और फिर आज कोई डेट भी बता देना, यानी कि 3 से 5, विच इज़ अगेन मुबहिम कि 3 हैं या 5 हैं, वी हैव नो आइडिया। बट लेबनान के साथ ज़रा उसको मैच किया जा रहा है उस डेडलाइन के साथ। तो जाहिर है ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो तो ईरान की जीत तो नहीं मैं एग्जैक्टली बोलूँगी, बट मजबूती की तरफ इशारा करते हैं। तो क्या इतने सारे अज़ाइम जब आपके हों और दुनिया में से बहुत सारे ऐसे ममालिक चाह रहे हो कि ये सब उदास हो जाए, तो पाकिस्तान उसे कामयाब कैसे करेगा? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, एडमिरल साहब की भी और एविम साहब की भी गुफ्तगू सुनी, मेरा सवाल भी सुना कि पाकिस्तान ज़रा सरतोड़ कोशिश कर रहा है, किस हद तक कामयाब होती है ये कोशिश आपको दिखाई देती है? देखिए, पाकिस्तान एज अ मीडिएटर तो बहुत क्रेडिबल मीडिएटर के तौर पे सामने आया है और मेरा ख्याल है कि हमारा पर्पस वहीं फुलफिल हो जाता है जब हम उन दोनों पार्टीज को टेबल पर ले आए, नेगोशिएशन का फर्स्ट राउंड कराए और स्टिल हम अंत तक मेहनत उस पर करें। बल्कि मुझे लगता है इतना नर्व रैकिंग है क्योंकि आप देखें मिस्टर ट्रम्प की एवरीडे जो 6-7 ट्वीट्स आती हैं वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, उनको डील करना, फिर उसके बाद ईरानियन जिस तरह से पहले वो हाँ कहते हैं फिर वो ना कहते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार है, उनको डील करना, तो इट्स कम्प्लीटली नर्व रैकिंग। मुझे लगता है क्या है, वी शुड सैल्यूट आवर लीडरशिप क्योंकि वो इन सबको डील करें और पाकिस्तान की कामयाबी यही है कि वो इस मीडिएशन का अभी तक हिस्सा बने और इसको लेकर आगे चल रहे हैं। यू नो द थिंग इज स्टिल इन प्रोग्रेस, यानी फैसिलिटेशन अभी भी चल रही है। मीडिएशन का एक डिलेमा अक्सर ये भी होता है कि समटाइम्स मीडिएटर जो है ना उसकी क्रेडिबिलिटी जो है ना उसको सस्पिशियस हो जाती है अमूमन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, लेकिन होता यही है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अभी तक की पूरी कोशिश कर रहा है कि न्यूट्रलिटी से दोनों साइड जो है उनकी बात को सुना जाए और उनको जो एक विन विन सिचुएशन है दोनों की वो सामने उनकी रखी जाए ताकि वो दोनों मान भी जाए। तो अभी तक का रोल इट्स अप्रिशिएट है, बहुत कंप्लीटली सक्सेसफुल है। बट फ्यूचर में जब तक ये दोनों पार्टीज अपने ईगो पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं ना इनके, जो चाहे वो न्यूक्लियर से रिलेटेड है, चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से रिलेटेड है, अमेरिकन बेसिस एंड मिडल ईस्ट, या वो लेबनान का इश्यू है, तो वो ये सब ये पिछला जो फर्स्ट जो राउंड गुजरा था उसमें ये बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन हो चुकी थी। प्रॉब्लम यहाँ पे ये इनकी जो इगोइस्टिक्स पॉलिटिक्स है उसके ऊपर आ रहा है और वहीं पे हु इज गोइंग टू बी द विनर वाली वो कहानी है जिसकी वजह से दोनों एक टेबल पर नहीं आ रहे। और मैं अब यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि वॉर में जितना डिले होता जाएगा ना इसके सोल्यूशन में उतना ज्यादा प्रॉब्लम दोनों एंड पे। अमेरिका के लिए तो देखें कितना मुश्किल है, उन्होंने जो बजट अभी 1.5 ट्रिलियन का जो बजट है इट्स ह्यूज। अब उन पहली 7 डेज जो थे ना उनकी इस वॉर के अंदर, दैट वाज अराउंड $11 बिलियन पर डे, $1 बिलियन उनका लग रहा है। तो बहुत एक्सपेंसिव है ये वॉर। ईरान जो है ना वो ये चाहता था कि इस वॉर को ड्रैग किया जाए, वॉर ऑफ एट्रिशन ड्रैग किया जाए इस वॉर को, और वो कॉन्टिन्यूस जो है वो हेड भी कर रहा था अमेरिकन बेसेस एंड मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स। अभी जब मिस्टर ट्रम्प ने ये कह दिया ना कि ठीक है नो वॉर नो पीस, यानी ग्रे जोन आ गया ना, इसमें चीजें क्लियर नहीं है, अब ये और भी ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ाएगी, यानी कि वो ये वर्स्ट केस आउटकम इसका सामने आएगा जिसमें ना तो ईरान अपनी वॉर ऑफ एट्रिशन को प्रोसेस करके आगे लेकर जा सकता है, क्योंकि अभी देखिए मिस्टर ट्रम्प ने कहा है कि अनलिमिटेड सीज फायर है बट देयर इज नो पीस। और दूसरी बात है जो स्टेट ऑफ सस्पेंशन है ना वो क्रिएट हुई है, और वो स्टेट है जिसमें दोनों तरफ अब अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह अमेरिका पहले भी करता रहा और अभी भी वो करेगा कि वो रीएस्केलेशन करेगा, मिलिट्री अपनी कोशिश करेगा कि अटैक किया जाए, ईरान की तरफ से भी रिएक्शन आएगा, तो ये प्रोलॉन्ग होगी और फिर देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ब्लॉकेट रहेगी, लेकिन मेरा ख्याल से ईरान में रहेगी। जी, आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट, वो है कि मुझे लगता है कि 1 by 1 शायद लेवरेज दिया जाए। वो आपने कभी पंजाब में लोकल मार्केट्स में कभी कारोबार होते हुए देखा हो, तो वो कहते हैं जी एक उन्होंने रखा होता है शख्स जो बाहर आके दाम बताता है, फिर अंदर जाता है, फिर बाहर आता है और फिर आके फैसल शाह साहब वो कहता है पाइन नहीं मन रहे,
ਪਾਈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜੇ 100 ਰੁਪਿਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਕਰੋ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ Yeah, you are absolutely correct. Kahin one by one, but it's a long process. I mean, we cannot expect within days I know or months. it must be and it should be a long process. Why? Because we need it. Yes. We need slow and steady process. Sir, broader आप इसको देखें ना, so sometimes I feel it's not about Iran only. Probably it's about China as well. Because Exactly. There you go. I've been saying this on television for such a long time. Thank you for mentioning it. It's about China as well. So see, I'm sorry I'm cutting you. A very interesting point. I really want to discuss that. It's about China. She said it. And I've been saying it on television screen for a month now. Because when you see Venezuela's situation, it was about China because they were selling their oil to China. When it was Cuba, Faisal Shahzab, it was about China. When the Middle Eastern countries they were restrained to send or export their oil through Hormuz, it was because of China. So China was the center point to President Trump because he wanted so badly to damage China that he couldn't. So finally उनको एक विजिट भी तो करना है, शी जिनपिंग से गले भी तो मिलना है, वो हक भी तो चाहिए, जादू की जप्पी भी तो चाहिए. तो डू यू सी anything happening positive before that जादू की जप्पी and appreciation? मैं आपको दो चीजों पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ. पहले तो ये कि इगोइस्टिक अप्रोच फ्रॉम बोथ साइड्स, मैं समझता हूँ कि यूएस की तरफ से जरूर इगोइस्टिक है बिकॉज वो एक हेजमोन माइंडसेट के साथ आए थे, एक सुपर पावर की तरह आए थे, लेकिन उस तरह से उनको ट्रीट नहीं किया गया तो उनकी ईगो जरूर हर्ट हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है. और वो अपनी ईगो पर ही इस वक्त मावरे कानून डिमांड्स कर रहे हैं. ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. ईरान की तरफ से मैं समझता हूँ कि ईगो का इतना मसला नहीं है जितना उसको गारंटी चाहिए इस मसले को हमेशा के लिए खत्म करने की. और 40 दिन की जंग से पहले जो डिमांड्स ईरान से की गई थी, अगर आप 40 दिन की जंग के बाद भी ईरान से ये एक्सपेक्ट करें कि वो वही डिमांड्स एक्सेप्ट कर लेगा, तो मेरा ख्याल है ये नादानी है अमेरिका के तरफ. अब तो वो जंग लड़ चुका है. जंग लड़ने से पहले तो एक खौफ था जिसकी वजह से शायद वो कुछ कंसेशंस आपको दे सकता था. आपने जंग मुसल्लत करके उसको अपने आप को उसके ऊपर जाहिर कर दिया है. वो उसने लड़ाई की है, वो खड़ा रहा है और अब पंजाबी में कहते हैं चाका उतार दिया आपने. वही सारी डिमांड्स मेरी मान लो जी, जाका ही उतार दिया आपने. तो अब आप कैसे उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप वही आपकी सारी डिमांड्स मान ले. ईरान की तरफ मैं सिंसियरली पर्सनली समझता हूँ कि ईगो नहीं है और वो इस मसले का वाकई हल चाहते हैं. एक दफा अमरीकी उजलत में है, उनको निकलना है इस जंग से, उनको वापस जाके एक नोशन ऑफ विक्ट्री प्रेजेंट करना है, फेस सेविंग दिखाना है. वो जल्दी में है, उनको ये है कि फिर दोबारा कभी होगा आ जाएंगे, लेकिन अभी निकलो. ईरान कहता है कि नहीं, एक दफा ही इसको रिजॉल्व करके जाना है और इसके बाद दोबारा मेरे ऊपर कोई जारियत न करे. देखें, एक चीज समझने की जरूरत है कि ईरान सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ रहा, हर उस मुल्क की जंग लड़ रहा है जिसके ऊपर बिला जवाज जारियत की जा सकती है. ईरान सिर्फ अपने लिए डिमांड्स नहीं कर रहा, हर उस मुल्क के लिए डिमांड कर रहा है जिसको बेसिकली उस पैरामीटर को इन्वर्स करने की कोशिश की जा रही है. यू आर एब्सोल्युटली राइट. यही बात डॉक्टर साहिबा की गालिबन थी जो वेनेजुएला का रेफरेंस उन्होंने दिया है. एग्जैक्टली ये चीज थी. अगर वेनेजुएला के टाइम पर दुनिया ने बोला होता तो शायद ये नौबत नहीं आती, बट चूंकि अब आ चुकी है तो ये कैसे इन्वर्स हो सकती है, एक ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं. वेलकम बैक. एवीएम साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? वी नीड टू वाइंड इट अप. इस टॉपिक को जाने से पहले जो है वो पूछना ये चाह रही हूँ, तीनों से एक ही सवाल है कि जुम्मे के रोज़, क्योंकि 36 से 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट कहा गया है ट्रम्प साहब की तरफ से, तो जुम्मे के रोज़ आपको ये मुज़ाकरात होते हुए दिखाई देते हैं, उससे पहले ब्रेक थ्रू हो जाएगा? ये मुज़ाकरात ज़रूर होंगे बिकॉज अमेरिका ने, जैसे डॉक्टर गुल आयशा ने कहा था कि उनका एक्सपेंडिचर जो डिफेंस का इतना हो गया, उन्होंने 42% एक्स्ट्रा बजट मांगा है डिफेंस के लिए. इट प्रूव्स इटसेल्फ कि अमेरिका का मटेरियल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, ईरान का ह्यूमन लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है. सो देयरफॉर ईरान कैन स्टिल अफोर्ड इट, अमेरिका कैन नॉट. उनका जो चल रहा है और वो जैसे एग्जिट चाह रहे हैं, आई मीन दिस माय पर्सनल व्यू, आप यू मे डिसएग्री विद दैट, बट द फैक्ट इज कि इस वक्त ज़्यादा जो मांग रहा है
इसलिए ज़्यादा शोर मचा रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप है और अमेरिकन गवर्नमेंट है। वो ईरान उनकी बातों पे रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है अगर हमला हुआ तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, विच इज़ इन लाइन विद अ वेरी सेन स्ट्रेटजी। अच्छा, अब पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग। अमेरिका के अगेंस्ट कोई मुल्क दुनिया का गारंटी नहीं दे सकता। हम अगर कहें तो हम गलत फहमी का शिकार होंगे। आप ये देखें ना, अमेरिका ने पिछले 40 साल से यूएनओ को कितना इररेलेवेंट कर दिया है। वो कदम पहले लेता है। अब ट्रंप ने तो ओपनली कह दिया कि हम चूंकि पैसे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए इसके डिसीजन भी हमसे ज़्यादा लेंगे। नाउ दिस इज़ नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में कमज़ोर ममालिक के हकूक़ के लिए वो बनी थी। इसीलिए आप देख लें, कश्मीर 1947 से सॉल्व है, फ़लस्तीन 1948, ये फ़लस्तीन का 48 से है। जंग 67 में जिस तरह हुई, अमेरिका इजराइल ने टेरिटरीज पे काबू किया, सिनाई डेजर्ट से लेके गोलान हाइट्स तक, वो आज तक उन मुल्कों को नहीं मतलब उस तरह मिली। सिनाई डेजर्ट में भी इन्होंने लड़के थोड़ी बहुत टेरिटरी अपनी वापस ली और फिर उसको मजबूर किया अनवर सादात को कैंप डेविड के लिए। देयरफॉर गारंटी नामी कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान की बहुत इज्जत यूं बनी है कि हम सालिस हैं, जिस पे अमेरिका भी ट्रस्ट करता है और ईरान भी करता है। ऐसा मुल्क दुनिया में कोई और नहीं है जिस पे ये दोनों राजी हो जाए, क्योंकि सालिस की पहली रिक्वायरमेंट यही होती है कि बोथ ग्रीव पार्टी शुड एग्री कि हाँ ये करेगा तो इंसाफ करेगा। सेटल वो खुद ही करेंगे। पाकिस्तान ने मौका दे दिया है, एक प्लेटफॉर्म दे दिया है कि जहाँ ये बैठ के अपनी बातें डिबेट कर सके। और ट्रंप का ये कहना कि जी 2 दिन और उसमें दे दें तो ये हो जाएगा। आई एम वेरी होपफुल। मैं आज ही इस्लामाबाद से आया हूँ, वहाँ के जो असरात थे, जो लोगों के तासुरात थे, बल्कि उसके मुताबिक ये बात चलेगी। बिकॉज इस वक्त जंग जो है ना, वो अमेरिका के लिए अफोर्ड करनी बड़ी मुश्किल हो रही है। ईरान के तो जहाँ 1700-1800 बंदे मरे हैं, वो 1000 और एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन इस वक्त ये बात ये देखें कि जब ये जंग ख़त्म होती है, ये समझौता हो जाता है, अमेरिका की मिडल ईस्ट में क्या पोजीशन है, नेटो के साथ उसका ऑलरेडी फंडा चल रहा है, ताइवान के साथ चाइना नेगोशिएट कर रहा है, तो वेयर विल जापान स्टैंड। बहुत से मौक़ों पे जापान ने भी आंखें दिखाई हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अमेरिका की पोजीशन, अगर ये सालिस इस तरह हुआ कि जी कंडीशन ईरान की मानी गई, होपफुल अबाउट इट कि फ्राइडे इज गोइंग टू बी द रॉक डे। डॉक्टर साहिबा, व्हाट्स योर पॉइंट? संडे तक ये हो जाएगा। बिकॉज आई मीन, एज आई सेड अर्लियर, कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एंड हैविंग बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, इनमें देखें ये जो I mean, we all need to be optimistic about it because, come on, it's Pakistan and we have put a lot of effort in it, and of course we cannot afford it. Dr. Sahiba, your point of view, do you agree with AVM साहब? मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिमिस्टिक होना, बट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होना। और वी आर नॉट डिस्कसिंग द एलिफेंट इन द रूम एंड दैट इज इजराइल। सो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं वो भी मान जाना चाहिए उसको भी, क्योंकि वो भी इंटरनेशनली बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है। अमेरिका भी अब उसको मना कर रहा है। सो प्रोबेबली नॉट अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू नहीं होगा, बट डिस्कशन ज़रूर होगी और कुछ चीज़ों पर ये मान जाएंगे इवेंचुअली। और मुझे लग रहा है कि ये मीटिंग ज़रूर होगी। ठीक, और आपको लगता है कि जिन चीज़ों पे मानेंगे? अच्छा, आपने चूंकि इजराइल का जिक्र किया है, एवीएम साहब भी अमेरिका का जिक्र करते हैं। इजराइल को भी बड़ी मार पड़ी हुई है, ये भूल गए हैं। वो भी बड़ा नुकसान उठा चुका है। तो वो भी अभी आपने देखा होगा, नेतन्याहू रिसेंटली कोई ज्यादा चूंचा नहीं कर रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको भी समझ आ गई। उनके अपने भी कुछ इंटरनली उनके अपने भी केसेस कुछ दोबारा खुले हैं, उस वजह से भी उनके ऊपर जरा, क्योंकि अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी से, चाहे मिस्टर ट्रंप की फाइल से अपना नजरें अपनी हटा रहे हों और पब्लिक अटेंशन हटा रहे हों, चाहे वो अपनी केसेस से करप्शन के पब्लिक की अटेंशन हटा रहे हैं और वो सारे ईरान पे अटेंशन लेकर आ रहे हों, लेकिन इवेंचुअली घर में जब उनके अपने केसेस खुलेंगे तो वो भी उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन एज फार एज द डील्स आर कंसर्न्ड और नेगोशिएशन इज कंसर्न्ड, आई बिलीव कि ये जरूर होंगी। बहुत ब्रेक थ्रू नहीं होगा, लेकिन कुछ जो मेजर जो इमीडिएट पॉइंट है उन पे जरूर डिस्कशन होगी, जिसमें वन ऑफ देम इज द स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, बिकॉज इसके साथ सब की आपको पता है मौशत सारी कनेक्टेड है, इकोनॉमी कनेक्टेड है, तो उस पर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिसीजन होंगे। ठीक है, रियर एडमिरल साहब, देखिए, कभी आपने किसी फातेह को सुना है कि वो जीत गया और कह रहा हूँ मुझसे मुआहिदा करो, मुझसे बातचीत करो? अमेरिका कहता है मैं जीत गया हूँ, ईरान को मैंने खत्म कर दिया है, लीडरशिप खत्म कर दी, मिलिट्री खत्म कर दी, मिसाइल्स खत्म कर दिए, न्यूक्लियर कुछ नहीं बचा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनसे मैंने ले ली है, और फिर भी कहता है मुझसे मुआहिदा करो, बातचीत करो। भाई, अगर आप कहते हैं कि आपने 20 साल पीछे फेंक दिया ईरान को,
तो फिर 20 साल तक तो आपको सुकून है, आपको मुआहिदा करने की क्या जरूरत है ईरान के साथ? इतना क्यों आप पाकिस्तान को प्रेस कर रहे हैं, बाकी दुनिया को कह रहे हैं, ईरान को कह रहे हैं कि मुझसे बातचीत करो, ईरान से कहो मुझसे बातचीत करे, मुझसे मुआहिदा करे। तो सबसे ज्यादा मुसीबत पड़ी हुई है इस वक्त अमरीका को बातचीत की। और देखें, ईरानियंस को मैं जानता हूँ, वो गेम ऑफ नर्व्स के माहिर हैं, और वो ये प्रेशर हैंडलिंग उनको बड़ी अच्छी तरह से आती है। आप देख लें कि कितना बवेला मचा है कि सीज फायर में कुछ घंटे रह गए, उधर जून ही रहेगी। उधर उन्होंने कुछ नहीं किया कि जी हम भागे दौड़े पहुंच जाएं और मुज़ाकरा शुरू कर दें। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, जब तक कि आप ब्लॉकेट नहीं हटाएंगे वी विल नॉट टॉक, एंड दे आर राइट, इट्स अ प्रिंसिपल स्टांस। तो मेरा ख्याल है कि बातचीत अमेरिका की जरूरत है और अमेरिका कंसेशंस देगा, उस पर बातचीत शुरू होगी। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि किसी एग्रीमेंट को फिल किसी एग्रीमेंट पे का हमें होप नहीं करनी चाहिए कि जी फौरन ही कोई एग्रीमेंट हो जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल, कॉम्प्लेक्स और बहुत ही एक पुराना देरीना मसला है जिसको ओवरनाइट या कुछ दिनों में हल नहीं किया जा सकता। मैं ये समझता हूँ कि एक फ्रेमवर्क जरूर सेट हो जाएगा, एग्री हो जाएगा, जिसके तहत आगे बातचीत चलेगी। और मेरा ख्याल है कि आप होते हुए दिख रहे को लेके पाकिस्तान में चलेगा। क्विकली जी, जुम्मे को पाकिस्तान में होंगे मुज़ाकरात, जुम्मा हफ्ता? हाँ, मेरा ख्याल है 26 से पहले हो जाएंगे। मैंने कहा ना आपको 26 सेकेंडरी डेडलाइन है, उससे पहले हो जाएंगे। तीनों जो मेहमान हैं, फैसल शाह साहब भी और आबिद राव साहब भी, डॉक्टर गुले आयशा साहब भी, तीनों इस मामले में जो हैं वो पॉजिटिव जेस्चर दे रहे हैं कि पाकिस्तान में ही होगा। हो सकता है बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाएगा और यहीं पर होगा, इसी पाक सरजमीन पर होगा, इसी की वजह से होगा, निस्बत से होगा। लेकिन बहुत शुक्रिया, रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब मौजूद थे, AVM रिटायर्ड आबिद राव साहब मौजूद थे, डॉक्टर गुले आयशा भट्टी साहिबा मौजूद थी हमारे साथ। तीनों ने बड़ी डिटेल में बड़ी अच्छी डिस्कशन की और उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि इस हफ्ते के इख्तिताम तक, यानी जब हम अगला हफ्ता पीर से शुरू करेंगे, तो उससे पहले कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, ताकि दुनिया को कोई सुक्का सांस लेने का मौका मिले। जो ईरान पर सैंक्शंस हैं ज़रा उस पर भी बात होगी, लेकिन जो इंटरनेशनल वाटर्स की बात अमेरिका करता है कि ईरान कब्जा नहीं ले सकता, या फिर गल्फ़ के कुछ ममालिक करते हैं, GCC कंट्रीज़ का जो मौक़िफ़ है, इस तरह अमेरिका के लिए भी ये रूल जो है वो लागू होता है। आई एम वेरी होपफुल कि इसकी कोई ना कोई राह जो है वो निकल आएगी। इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।